हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज इस क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे काव ब्रीड, है ना। जो गाय हैं, गाय की जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले आप हेडिंग डालिए काव ब्रीड, गाय की नस्लें। अब देखो, नस्लें जो हैं आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में जो है क्या बेसिक जानकारी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला हेडिंग डालिए आप गाय की गाय। गाय भी दो प्रकार की भाई, है ना। कौन सी गाय होती है? एक तो आपकी होती है देसी गाय। कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है देसी गाय और एक होती है विदेशी गाय। देसी गाय और विदेशी यानी कि इंडिजिनस ब्रीड और एक्जोटिक ब्रीड, है ना। दो प्रकार की रहती हैं। देसी गाय के नाम की बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिटस। यदि आपसे पूछ लिया जाए वैज्ञानिक नाम, साथ ही साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं बॉस इंडिटस। याद रखना है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिटस। और विदेशी गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? बॉस टॉरस। टॉर्सस भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बॉस इंडिटस देसी गाय, बॉस टॉरस जो है विदेशी गाय। फिर बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या की। 2n बराबर जो है 60 होते हैं। देसी गाय में जो गुणसूत्र हैं वो कितने? 60। इसी प्रकार से विदेशी गाय में भी कितने होते हैं? 60 होते हैं, है ना। आप नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से जो है कि भाई देसी गाय में कितने और विदेशी गाय में कितने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। बॉस इंडिटस के और भी नाम हैं। जो हमारी जो देसी गाय है इसके और भी नाम हैं, जैसे कि यूरोपियन देशों में इसे जेबू गाय कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? बॉस इंडिटस के बारे में बात हो रही है। इसे यूरोपियन देशों में जेबू गाय कहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन देशों में हमने क्या कहा? जेबू गाय कहा। और जो विश्व स्तर के आधार पर भारतीय गायों को टी टप काऊ भी कहा जाता है, जो अमेरिका में कहा जाता है। तो ये भी हम लिखेंगे, तो नोट डाल के आप लिख लें। यहां पर जो है हम नोट डाल के लिखेंगे नोट में आप लिखें साथ ही साथ जो है विश्व स्तर के आधार पर अमेरिका में भारतीय गायों को टी टप काऊ, है ना। मैंने थोड़ा सा लिख दिया है टी कप काऊ, है ना। इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो टी कप काऊ कहा जाता है। क्योंकि, अब क्यों कहा जाता है टी टप काऊ? क्योंकि इनका भारतीय गायों का, क्योंकि इनका दूध उत्पादन कम होता है। क्या है? दूध उत्पादन कम होता है। भाई आप देखो, विदेशों में जो भी गाय हैं, विदेशों में जो पलने वाली जो गाय हैं उनका दूध उत्पादन कितना? बहुत ज़्यादा है। और उनकी तुलना में हमारी गायों का दूध उत्पादन कितना है? एक कप चाय के बराबर। जो चाय का जो कप होता है ना, उसके टी कप का मतलब है चाय वाला जो कप होता है ना, वही, है ना। कि भैया उनकी तुलना में हमारे भारत देश की जो गाय हैं वो कितना दूध देती हैं? वैसे एक गिलास जो चाय रहती है, एक कप जो चाय रहती है
उसके बराबर जो है दूध देती है हमारे गायें। तो याद रखना है, विश्व स्तर के आधार पर अमेरिका में भारतीय गायों को टी-टप काउ कहा जाता है, क्योंकि इनका दूध उत्पादन जो रहता है वो क्या है डियर स्टूडेंट, कम रहता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको लिखिए आप जो है। बॉस इंडिकस जो है हमने कहा है देसी गाय, विदेशी गाय को हमने बॉस टॉरस या टॉर्सस जो है कह देते हैं। 2n बराबर 60 होता है। यूरोपियन देशों में जेबू गाय कहा जाता है और टी-टप काउ अमेरिका में टी-टप काउ कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे देसी और विदेशी गायों की विशेषता, इन दोनों में जो है अंतर देखेंगे। आप इसको लिखें जल्दी से। लिख लिया? चलिए हेडिंग डालिए, देसी एवं विदेशी गायों में अंतर। अब क्या है इसका अंतर जो है वो हम देखेंगे भाई। एक तरफ तो आप लिखो देसी गाय और एक तरफ आप लिखो विदेशी गाय। क्या है? एक तरफ आप लिखो देसी गाय, एक तरफ लिखो विदेशी गाय। अब इन दोनों में जो है अंतर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कूबड़ की। कूबड़ के बारे में क्या है कि देसी गाय जो रहती हैं इनमें कूबड़ जो रहता है वो उपस्थित रहता है, कूबड़ उपस्थित। विदेशी गायों में कूबड़ जो रहता है, हम्प जो रहता है अनुपस्थित। क्लियर है? एकदम मैदान बिल्कुल साफ रहता है। इसमें हम कह सकते हैं कूबड़ जो है नहीं रहता है जिसमें विदेशी गायों में। क्लियर है यहाँ तक? अगला कमर जो है, अब जब देखो कूबड़ होगा तो कमर कैसी होगी? धनुषाकार। इनकी जो कमर होती है वो कैसी होती है? धनुषाकार। जो पढ़ाऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, निश्चिंत रहो। और इनकी जो कमर होती है, कमर कैसी होती है? समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी आप लिख लो। फिर उसके बाद लटकता हुआ डल कम्बल। लटकता हुआ डल कम्बल जो है पाया जाता है। याद रखना है लटकता हुआ डल कम्बल जो है, यानी कि जो डल कम्बल है, यहाँ गर्दन के पास आपने देखा होगा कि जो खालसी जो लटकी रहती है वो डल कम्बल होता है। तो लटकता हुआ डल कम्बल। और विदेशी में यदि बात करें डल कम्बल का अभाव, डल कम्बल का जो है क्या रहता है? अभाव रहता है। फिर इसी प्रकार से जो हमारी जो देसी गाय हैं ये गर्मी को सहन कर सकती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गर्मी सहनशील। गर्मी सहनशील। भाई देखो हमारे देश के लोग जो हैं गर्मी सहन करने में आसानी से जो है कर सकते हैं। विदेशी गाय अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं ना, बाई ज़्यादा इनको एसी कूलर की जरूरत होती है। अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकती। भाई सीधी सी बात है, क्या है इनको ज़्यादा जो है एसी वगैरह की जरूरत पड़ती है विदेशी गायों को। दूसरा हमारी जो देसी गाय हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट जो एफिशिएंसी रहती है वो ज़्यादा होती है। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो है, क्या लिखेंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक। यहाँ जो है देसी गायों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक पाई जाती है। और विदेशी गायों में जो है कम पाई जाती है, जल्दी से डिजीज लग जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप लिखिए जल्दी से, लिखिए फिर बात करेंगे आगे। चलिए लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि कितनी नस्लें जो हैं रजिस्टर्ड हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड काउ ब्रीड। बोले गुरुजी रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्ट्रेशन जो है कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है? NBAGR। NBAGR जो कहाँ पर है? करनाल में। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन NBAGR, NBAGR मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर फुल फॉर्म, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, है ना, याद रखना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है ना। और इसके अनुसार जो है रजिस्टर्ड जो काऊ ब्रीड है वो कितनी है? 53 है। देखो पहले कितनी थी? पहले थी 50, लेकिन अब क्या है? बढ़ चुकी हैं। यदि आगे, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम तक जो है 53 हैं, आगे हो सकता है बढ़ जाए। इसमें 53 में जो है नई जो रजिस्टर्ड हुई हैं, पहले कितनी थी? 50, और रजिस्टर्ड जो हुई हैं जैसे कि न्यू 3 रजिस्टर्ड, और न्यू 3 रजिस्टर्ड में जो है सबसे पहली कौन सी है? कैथानी, है ना, कैथानी है जो कहाँ की है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नाम से रजिस्टर्ड हुई है। इसके अलावा सांचोरी, सांचोरी, और सांचोरी कहाँ भाई? राजस्थान। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है ना। और एक है मुसीलम, मुसीलम ये मेघालय, मेघालय के द्वारा रजिस्टर्ड करवाई गई है। भाई ज़्यादा रजिस्टर्ड जो है करवाया जाता है रजिस्ट्रेशन, तो याद रखना है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान की कौन सी नई ब्रीड अभी रजिस्टर्ड हुई है हाल फिलहाल में, तो याद रखना है सांचोरी। ठीक है, सांचोरी जो राजस्थान की है वो रजिस्टर्ड हुई है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये लिख लिया आपने। फिर हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं इनका वर्गीकरण, कि गाय की जो नस्लें होती हैं उनका वर्गीकरण किस हिसाब से किया जाता है। तो वर्गीकरण, वर्गीकरण में जो है 3 प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं मिल्च ब्रीड, है ना। भाई गाय, गाय क्या है? दूध दे रही, या आप देखो गाय को, गाय के जो बैल होते हैं, बैल किस में यूज किए जाते हैं? कृषि कार्यों में, एग्रीकल्चर वर्क में जो है आप देखो यूज करते हैं। तो एक तो क्या है भाई? दुधारू होगा, कार्य के आधार पर जो है या तो दूध दे दी गाय, या उसके जो बैल हैं वो कृषि कार्य करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि दोनों सम्मिलित रूप से दूध भी दे रहे हैं और कृषि कार्य भी काम आ रहे हैं। तो मिल्च ब्रीड यानी कि दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लें, ठीक है। दूसरी होती है, इधर मैं लिख देता हूं, ड्रॉट, ड्रॉट ब्रीड यानी कि भारवाही, ड्रॉट ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड मतलब जिनका काम होता है बोझा ढोना, भारवाही, क्या है? भारवाही नस्लें, यानी कि जिनका काम होता है कृषि कार्य करना और बोझा ढोना। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है दोनों का सम्मिलित रूप हम क्या बोल देंगे? डुअल पर्पज। क्या बोल देंगे भाई? डुअल पर्पज ब्रीड, यानी कि द्विकाजी, द्विकाजी कह दो, या ऐसा भी कह सकते हैं द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको जो है लिखो आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो भाई जल्दी। चलिए अब देखो इनके उदाहरण जो हैं, उदाहरण जैसे लिख लो। जनरली जो है मिल्च ब्रीड के जो हैं दुधारू जो हैं, इसमें जो है दुधारू में जैसे साहिवाल, साहिवाल जो हैं इसके बारे में भी देखेंगे, अभी इनके बारे में और विस्तार से देखेंगे। अभी नाम याद रख लो, साहिवाल, सिंधी, गिर,
देवनी, है ना। ये सब क्या होती है, याद रखना है। साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। देखो राठी, राठी को कुछ बुटें जो हैं कहती हैं दुधारू, और जबकि जो 12th बुट है, राजस्थान बोर्ड 12th बुट कहती है उसे द्विटाजी। तो हम यहाँ पर द्विटाजी में लिख लेते हैं, है ना, द्विटाजी में उसे लिख लेते हैं राठी। और राठी जो है अकॉर्डिंग टू 12th बुट, याद रखना है 12th बुट के अकॉर्डिंग जो है, जो राठी है इसे हमने क्या कहा है, द्विटाजी में, द्विटाजी या डबल पर्पज में रखा गया है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू 12th बुट। जनरली ज़्यादातर लोग इसे राठी को किस में रखते हैं, दुधारू में रखते हैं। देखो राठ और राठी, इसके बारे में भी मैं आपको अंतर समझाऊंगा। राठी जो है वो रजिस्टर्ड ब्रीड है, राठ रजिस्टर्ड नहीं है। राठी आपके पश्चिमी राजस्थान की है ना, गंगानगर, बीकानेर, इन वाले जिले की है। और जो राठ है वो आपके मेवात क्षेत्र की है, अलवर में क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर यादव वंश का जो है साम्राज्य था। तो इसमें थोड़ा सा अंतर देख लेंगे ना, राठ रजिस्टर्ड नहीं है, राठी रजिस्टर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है, और यदि बात करें तो डुअल पर्पज की जो है कौन सी होंगी भाई, थार पारकर, थार पारकर। हरियाणा, देखो हरियाणा होता है, हरियाणा रजिस्टर्ड नस्ल है, हरियाणवी नाम से कोई भी रजिस्टर्ड नस्ल नहीं है। और ये हरियाणा जो रहती है वेस्ट डुअल पर्पज, याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय जो नस्ल है वो कौन सी होती है, हरियाणा होती है। और यदि बात करें तो और हैं जैसे कि डांगी है, और जो हैं थार पारकर के अलावा जो है कांकरेज है, कांकरेज, कांकरेज जो है, कांकरेज जो सबसे भारी होती है ना, कांकरेज जो है, अंगोल, और देख लेते हैं अंगोल है। बाकी पूछी जाती हैं जनरली थारपाटर, हरियाणा और कांकरेज, ये पूछी जाती हैं। बाकी कृष्णा घाटी है, मेवाती है, मेवाती, मेवाती है, और देख लेते हैं कृष्णा घाटी है। ये सब क्या होती हैं, डुअल पर्पज होती हैं। निमाड़ी और भी हैं जैसे कि निमाड़ी है, देवली है ना, गावलाब है ना, गावलाब, निमाड़ी, है ना। ये सब क्या होती हैं भाई, याद रखना है आपको, डुअल पर्पज होती हैं, है ना। भारबाई, भारबाई में यदि बात करें तो भारबाई जो है राजस्थान की सबसे भारबाई होती है नागौरी, नागौरी जो है सबसे भारबाई होती है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे वेस्ट ड्वार्फ ब्रीड होती है, ड्रॉट ब्रीड, है ना। फिर उसके बाद जो है बात करते हैं अमृत महल। अमृत महल की बात करें तो पूरे के पूरे हमारे भारत में सबसे बेस्ट ड्रॉट ब्रीड होती है, भारबाई ब्रीड होती है अमृत महल। अमृत महल पूरे भारत में जो है बेस्ट ड्रॉट ब्रीड है। नागौरी की बात करें तो नागौरी जो है याद रखना है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ड्रॉट ब्रीड है। फिर उसके बाद जो है और भी यदि बात करें तो आपके मालवी, मालवी है, खिल्लारी, खिल्लारी है, और यदि बात करें कंडायाम, कंडायाम लिख लें भाई साथ के साथ जो है हेलीटर, हेलीटर, ये सब क्या होती हैं, ड्रॉट। ये कई बार पूछा भी गया है, हेलीटर जो है ना, कंडायाम, पवार, केन कथा, और लिख लो भली पवार है, केन कथा है, केन कथा है, ठीक है। बरगुर है, खेरीगढ़ है, बरगुर, खेरीगढ़, गंगातिरी, ठीक है। ये सब जो हैं क्या है भाई, ड्रॉट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये लिखें। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे भाई, लिखिए आप जल्दी से। द्विटाजी में रखा गया है राठी को, अकॉर्डिंग टू 12th बुक द्विटाजी में रखा गया है। चलिए एक नोट लगा के और लिखेंगे, लिख लिया आपने वीडियो पॉज करके।
एक नोट लगा के, है ना, 10 रुपये का नोट कम से कम जो है, एक बहुत ही सबसे छोटी, भारत में सबसे छोटी एक गाय भी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वैचूर। तो याद रखना है, केरल में सबसे छोटी व कम ऊंचाई की नस्ल, और उस नस्ल का नाम है बेचूर, है ना। क्या नाम है भाई? बेचूर पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी, हाइट में बिल्कुल सबसे छोटी जो है वो कौन सी गाय है, तो याद रखना है बेचूर गाय है, जो कहाँ पर है? केरल में जो है पाई जाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये तो हुआ टेस्टी बात भाई आपके जो है वर्गीकरण की। अब कुछ विदेशी हैं, विदेशी में भी देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं कुछ विदेशी गाय। विदेशी गाय, एक्जोटिक ब्रीड, इनको भी देख लेते हैं भाई कौन कौन सी जो है विदेशी गाय हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। एक तरफ हम देखेंगे जो है नस्ल, और एक तरफ हम देखेंगे इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान के बारे में जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो नस्ल आती है वो आती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस, अरे स्विस, स्विस आ रहा है, इसका मतलब स्विट्जरलैंड। कहाँ पर भाई? इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस, स्विट्जरलैंड। फिर आती है जर्सी। अरे जर्सी पहनते हो कि नहीं पहनते हो? बस जैसा नाम वैसा जो है इसका उत्पत्ति स्थान। जर्सी, जर्सी द्वीप, क्या जाएगा भाई? जर्सी द्वीप। फिर उसके बाद आ जाइए आयरशायर। आयरशायर, आयरशायर की यदि बात करें तो ये कहाँ की है भाई? स्कॉटलैंड। कहाँ की है? स्कॉटलैंड। बहुत सुंदर होती है आयरशायर, है ना। आयरशायर जो है कहाँ की है? स्कॉटलैंड। फिर उसके बाद जो है आ जाइए भाई डर्नसी। डर्नसी, और डर्नसी जो है ये कहाँ की है? डर्नसी द्वीप। डर्नसी द्वीप की। इसी प्रकार से और यदि बात करें तो उसके बाद जो है 5 नंबर पे आ जाओ भाई शॉर्ट हॉर्न। एक होती है शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न होती है इंग्लैंड की। कौन कौन सी हो गई भाई? ब्राउन स्विस, जर्सी, आयरशायर, स्कॉटलैंड, शॉर्ट हॉर्न और हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ये भी तो बच रही, हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ये कहाँ की? हॉलैंड या नीदरलैंड। क्लियर है? हॉलैंड या नीदरलैंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बचती रेड डेन। कौन सी? रेड डेन। और रेड डेन कहाँ की है भाई? डेनमार्क। कहाँ की है? डेनमार्क की। क्लियर है? लिखो इसको, लिखिए भाई, रेड डेन, डेनमार्क। चलिए याद करें भाई, ब्राउन स्विस, स्विट्जरलैंड, जर्सी, जर्सी द्वीप, आयरशायर, स्कॉटलैंड, डर्नसी, डर्नसी द्वीप, शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड, हॉलिस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड, और रेड डेन डेनमार्क। डेन डेनमार्क, डेन डेनमार्क, ये आपको ध्यान रखना। 2-3 बार अगर आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगी भाई ये, है ना। चलिए लिखें भाई विदेशी गाय की, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ संकर नस्लें, गाय की संकर नस्लों के बारे में जो है चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालें संकर नस्लें। संकर नस्लें, संकर नस्लों में
सबसे पहला जो है देखते हैं सेंटर नस्लों में टरन फ्रीज, है ना। टरन फ्रीज कहाँ से विकसित है, ये सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है, एनडीआरआई से विकसित। एनडीआरआई कहाँ पर है, एनडीआरआई करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने जब रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ाए थे उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, करनाल में है। और यह किसका क्रॉस है, फ्रिज आ रहा है, इसका मतलब फ्रीजियन तो आएगा, तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन इनटू थारपारकर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये क्रॉस भी पूछा जाता है। मैं हॉलिस्टीन फ्रीजियन को हॉलिस्टीन फ्रीजियन, अब जहाँ भी हॉलिस्टीन फ्रीजियन की बात होगी मैं इसको HF से डिनोट करूँगा, ठीक है। HF मतलब समझ जाना आप, हॉलिस्टीन फ्रीजियन की बात हो रही है, इनटू थारपारकर। याद रखना है टरन फ्रिज, हॉलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से जो है टरन फ्रिज जो है, जिसका दूध उत्पादन की बात करें तो यह 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है, जिसमें बसा की मात्रा जो है 4% होती है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं, हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, दूध उत्पादन नहीं पूछा जाएगा इसका, है ना। दूध उत्पादन, यदि टरन फ्रिज के दूध उत्पादन की बात करें तो 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात। ब्यात का मतलब भाई पूरा लैक्टेशन पीरियड में जो है इतना 3700 से 38, और इसके दूध में जो है बसा की बात करें तो ये रहती है 4%। क्लियर है, तो ये हो गया आपका टरन फ्रिज। फिर उसके बाद आ जाइए टरन स्विस। अरे स्विस आ रहा है, इसका मतलब ब्राउन स्विस तो होगा, स्विस आ रहा है तो ब्राउन स्विस होगा, और सा से सा मिला दो, सा नाम से फेमस कौन सी ब्रीड है, साहिवाल। तो क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, इसका जो है क्या हो जाएगा, ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल। क्या हो जाएगा, ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल, है ना। तो याद रखना है, स्विस से स्विस मिला दो, साहिवाल, सा से सा साहिवाल, याद रखना है आपको, स्विस साहिवाल, सा से स्विस, सा से साहिवाल। इसका जो दूध है वो 3400 से 3500 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन जो है देती है ये गाय टरन स्विस। और इसमें बसा की मात्रा जो रहती है टरन स्विस के दूध में 4.7% जो है बसा की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है। इसी प्रकार से जो है फ्रेश बाल, है ना, एक अगली होती है फ्रीज बाल। लेकिन ये भाई तीसरी जो है फ्रीज बाल की बात करें तो मेरठ से विकसित। कहाँ से विकसित है, मेरठ से। और देखो फ्रीज बाल को विकसित करने का मेन मोटो था दूध उत्पादन किसके लिए, हमारी सेना के लिए, ठीक है, ये था। तो देखो फ्रीज बाल फ्रीजियन, फ्रीज से क्या बन गया, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, फ्रीज से फ्रीजियन, बाल से साहिवाल। देखो नाम में ही इसका क्या छुपा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण छुपा हुआ है, HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन इनटू साहिवाल, हॉलिस्टीन फ्रीजियन इनटू साहिवाल। सीधी सी बात है, फ्रीजियन और बाल मतलब साहिवाल, मेरठ से विकसित है फ्रीज बाल। इसी प्रकार से जरसिंध अगला है, चौथी जो है ब्रीड है जरसिंध। अरे जरसिंध, जर्सी प्लस सिंधी, लाल सिंधी, इलाहाबाद यूपी से विकसित है। कहां से भाई, इसके बारे में याद रखना है, इलाहाबाद यूपी से विकसित, इलाहाबाद यूपी से विकसित जो हैं जरसिंध जो हैं, और जर्सी प्लस लाल सिंधी, किसका क्रॉस है, जर्सी इंटू लाल सिंधी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इसको लिखो आप जल्दी से,
जर्सी इंटू लाल सिंधी टेट्रोस से, है ना। फिर उसके बाद दो और बचनी है आपकी मेनली, संकर नस्लें इतनी पूछी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जरसिंध, फ्रेश बाल, टर्न स्विस, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के संतरण से, टर्न फ्रीज, हॉलिस्टीन फ्रीजियन इंटू थारपारकर के संतरण से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़े भाई आगे, चलो 4 हो गई। 5वीं सुनंदनी, अगला है 5 में लिखें भाई, 5 नंबर की सुनंदनी। सुनंदनी 5 नंबर की आप लिखेंगे सुनंदनी। सुनंदनी की बात करें तो मुन्नार केरल से विकसित है। कहां से विकसित है भाई? ये मुन्नार केरल से विकसित है ना। सुनंदनी टिस्टा क्रॉस है, स्थानीय गाय। और देखो ये क्रॉस टिस्टा है जो स्थानीय नॉन डिस्ट्रिप्ट जो गाय रहती हैं, स्थानीय गाय इनटू, अब इसके साथ जो है ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस या है ना स्थानीय गाय का किसी से भी, जर्सी या हॉलिस्टीन फ्रीजियन। क्लियर है? तो ये आपका टिस्टा क्रॉस है सुनंदनी का। क्लियर है? चलिए 8 है पटना से विकसित है टेलर। एक और है टेलर जो कहां से विकसित है? पटना से विकसित, पटना से विकसित है टेलर। क्लियर है? पटना से विकसित है टेलर। और ये जो है टिस्टा क्रॉस है भाई, जो टेलर है ये शॉर्ट हॉर्न बैल और स्थानीय गाय, शॉर्ट है ना, किसका भाई? शॉर्ट हॉर्न बैल इनटू स्थानीय गाय। स्टेट क्रॉस से जो है टेलर, टेलर याद रखने पटना से विकसित है। कहां से विकसित है मेरे लाडलो? पटना से विकसित है। तो ये आपका क्या है? ये कंप्लीट होती हैं आपकी जो है ब्रीड, है ना, जो ब्रीडों के नाम हैं वो, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सामान्य जानकारी की। देखिए अब बात करेंगे सामान्य जानकारी की। तो यहां पर हम लिखेंगे गाय की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी को हम पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको और बताता हूँ। धीरे धीरे हम इन सामान्य जानकारी को देखेंगे। इसके बारे में जो है सामान्य जानकारी मतलब सामान्य जानकारी हम कह सकते हैं, सामान्य शब्दावली हम कह सकते हैं, है ना, क्या कहा जाता है। अब देखो जैसे सबसे पहली बात आती है कि इसका जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं। देखो एक ग्वाला था, ग्वाला ऐसे समझो आप कि भाई ये ग्वाला, गाय को पालने वाला कौन? ग्वाला। अब ग्वाला, ग्वाला जो है उसके पास जो है बहुत सारे जो है हर्ड था। हर्ड मतलब क्या होता है? झुंड या समूह। तो पहला क्वेश्चन, तो पहली चीज तो शब्दावली यही बनती है, गायों को, समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। क्लियर है? गायों के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। तो समूह क्या हो गया? हर्ड हो गया। एक ग्वाला था, ग्वाला के पास जो है बाईकादा जो है बहुत समूह में गायें थी, उसमें नर भी था और मादा भी थी। अब क्या होता है? एक नर और मादा। अब भाई सीधी सी बात है, नर और मादा बाईकादा भ्यालाट हो चुके हैं। अब भ्यालाट हो चुके हैं तो आपको भी पता है, नर आकर्षित हुआ मादा की तरफ, आकर्षित हुआ साहब, दोनों में जो है प्रेम बढ़ा, नर में और मादा में।
ग्वाले को पता चला, ग्वाले को पता चला कि बहुत दिन से इनके बीच जो है प्रेम चल रहा है। तो ग्वाला क्या करता है, इनको भेज देता है कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम जो है थोड़ा सा जो है भ्रमण करके आ जाओ, है ना। तो अब साहब ये नर और मादा, ये दोनों जो है, नर मतलब एक ये एडल्ट है, एडल्ट है, और ये भी क्या है, एडल्ट है, एडल्ट फीमेल। भाई एडल्ट है इसीलिए तो भेजा ग्वाला ने, एडल्ट नर, और एडल्ट नर को हमने क्या कह दिया, सांड। एडल्ट नर क्या हो गया, सांड, या हम कह देते हैं बुल। और एडल्ट मादा को हमने क्या नाम दे दिया, काव, गाय, यानी कि काव। अब दोनों आराम से, दोनों में जो है प्रेम भाव हो गया, तो दोनों जंगल में, अपने जंगल में चले गए। तो एडल्ट नर भाई जाएंगे कौन, एडल्ट ही जाएंगे, समझदार हैं, एडल्ट हैं तो वही जाएंगे। अब क्या होता है, अब इन दोनों में समागम की क्रिया हो जाती है। जब धीरे धीरे जब ये जाते हैं, आपस में प्रेम होता है, तो इनमें क्या होता है, एक्ट ऑफ मैटिन हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्ट ऑफ मैटिन। इन दोनों के बीच में क्या हो गई, मैटिन हो गई। उस मैटिन को हमने क्या कहा, मैटिन को कहा सर्विन। भाई सीधी सी बात है, जब प्रेम होगा, आपस में एक दूसरे में जंगल जा रहे हैं, तो जंगल में मंडल भी होगा, है ना। तो एक्ट ऑफ मैटिन याद रखें, क्या कौन सी क्रिया हो रही, एक्ट ऑफ मैटिन मतलब समागम की क्रिया। तो शब्दावली एक्ट ऑफ मैटिन हमने क्या नाम दे दिया, हमने मैथुन क्रिया को क्या नाम दे दिया, सर्विन। याद रखना है ना। आपस में समागम की क्रिया बोल दो या एक्ट ऑफ मैटिन दे दो, क्या नाम दे दिया, सर्विन। अब जब भाई सर्विन हो गई, तो जो मादा है, ऑब्वियसली बात है, मादा जो है थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं कि ब्याहेगी, है कि नहीं। मादा जब सर्विन हो चुकी है, तो भाई सीधी सी बात है कि गाय जो है, हो सकता है कि गर्भवती हो जाए। तो गर्भवती से पहले मैं कुछ चीजें और गाय की बता देता हूं कि ये जो मैटिन है ये कब होती है, जब नर और मादा दोनों गए, और उसके बाद आपको पता है कि ये मादा हीट में आती है। भाई मादा हीट में आएगी तभी तो इनमें समागम की क्रिया होगी, है कि नहीं है। और मादा कितने हीट में, अब यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि हीट पीरियड कितना देर, 18 घंटे। इसी बीच, इस 18 घंटे के बीच ही इन दोनों ने क्या किया, समागम किया, यानी कि सर्विन किया। तो समागम की क्रिया को हमने क्या कहा, सर्विन कहा। और हीट पीरियड को हमने क्या कहा, लाडलो, क्या कह दिया, हीट पीरियड। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काओ, गाय में हीट पीरियड कितने घंटे का, 18 घंटे का। अब जब सर्विन हुआ, तो उसके बाद जो है गाय जो है भ्रमण पर चले जाते हैं, और काफी लंबे समय तक, मतलब ये 280 से 285 दिन, जब सर्विन की क्रिया हो रही, तो इतने दिन तक जो है क्या हुआ, ये भ्रमण पर है। और यही दिन इनका क्या कहलाता है, गर्भकाल अवधि। भाई जंगल में इतने दिन तक भ्रमण पर रहे, और इसी को ही हमने क्या नाम दे दिया, गेस्टेशन पीरियड नाम दे दिया, गेस्टेशन पीरियड। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गाय का गर्भकाल अवधि कितनी होती है, तो 280 से 285 दिन। अब 280 से 200, भाई सर्विन की जब मैथुन क्रिया हुई थी, गर्भवती हुई, तो गर्भ धारण हुआ, तो ये 280 से 285 दिन तक बाहर भ्रमण किया। फिर उसके बाद आ जाओ, फिर क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ। फिर क्या हुआ, बच्चा, फिर क्या होता है, बच्चा हुआ, बच्चा या न्यू बॉर्न, न्यू बेबी, न्यू बॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी हुआ। उस न्यूबॉर्न बेबी, ये इस क्रिया को हमने क्या कहते हैं, बच्चा देने की क्रिया को हमने कहते हैं पार्चुरेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चा देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन गाय में पार्चुरेशन को हमने क्या कहा, काबिन कहा, काबिन। भाई पार्चुरेशन शब्द क्या हो गया,
बच्चा देना, पार्चुरेशन शब्द क्या हो गया, बच्चा देना। और गाय में बच्चा देने की क्रिया को हमने क्या कह दिया, टाविन, यानी कि टाविन का मतलब है टाव। टाव जो है गाय चिल्लाई, गाय कैसे चिल्लाई, टाव टाव टाव, इसका मतलब बच्चा आ रहा है, टाविन होने वाली है। और टाविन होने वाली है, नया बच्चा आ गया, 280 से 285 दिन टाविन हो गई। अब टाविन में जो है तो याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्चुरेशन बच्चा देने की क्रिया को गाय में क्या कहा है, टाविन का है। फिर उसके बाद जो है जो अब टाविन की जब क्रिया हो जाती है तो न्यूबॉर्न जो बच्चा है, तो बच्चा उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने काव कह दिया। तो याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए तो है ना काफ, है ना, याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूबॉर्न बच्चा, या हम कह सकते हैं कि नवजात को हमने क्या कहा है, तो याद रखना है काव कहा है। क्लियर है यहाँ तक, ये लिखना नहीं है, जस्ट समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ये बच्चा जो है, अब ये बच्चा या तो नर होगा या मादा होगा। अब ये बच्चा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो बच्चा, जब बच्चा जो है ये न्यूबॉर्न जो है वृद्धि करेगा, तो न्यूबॉर्न वृद्धि कर जो है या तो नर होगा या मादा होगा। तो नर को हमने क्या कह दिया, जब थोड़ा सा वृद्धि किया तो उसे बुल काफ कह दिया, और मादा को हीफर काफ कह दिया, है ना। ये सब जो है इसमें होता है, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था। अब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख लेते हैं इसके बारे में जो है क्या क्या है शब्दावली। सबसे पहले आप लिखें समूह, समूह यानी कि ग्रुप। समूह को हमने कहा है हर्ड, याद रखना है, समूह को हमने क्या कहा है, हर्ड कहा है। हर्ड के बाद जो है क्या था, एडल्ट, एडल्ट मेल, एडल्ट मेल। एडल्ट मेल को हमने क्या कहा, बुल कहा है, सांड कहा है। फिर उसके बाद जो है एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल को हमने क्या कहा, काव, गाय कह दिया। फिर उसके बाद जो है इन दोनों में क्या हुई, सर्वन हुई, एक्ट ऑफ मैटिन, एक्ट ऑफ मैटिन हुआ, यानी कि समागम, समागम कह दो या मैथुन, जिसे हमने क्या नाम दिया, सर्विन नाम दिया। क्या नाम दिया, सर्विन नाम दिया। फिर उसके बाद जो है सर्विन के बाद एटोमेटिन हो जाती है, सर्विन हो जाती है। फिर उसके बाद जो है पार्चुरेशन, बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया को इंग्लिश में तो क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। लेकिन गाय में इस शब्दावली को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन को, गाय में पार्चुरेशन को हमने क्या नाम दे दिया, काविन कहा। अब काविन कहा पार्चुरेशन की क्रिया को, तो अब क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो नवजात, न्यूबॉर्न जो है पैदा हुआ। उस न्यूबॉर्न को हमने क्या नाम दे दिया, काफ दे दिया। अब काफ ये क्या होगा, यंग होगा, थोड़ा सा जो है बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो दो स्थिति होंगी, या तो ये नर होगा या मादा होगा। तो हमने यंग मेल, यंग मेल है, तो यदि ये काफ बड़ा, काफ जो है नर है और वो बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है ना। यंग मतलब जिसकी अभी शादी होने की लायक उम्र नहीं है, यंग मतलब जिसकी शादी की उम्र अभी नहीं है। एडल्ट मतलब जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, ऐसे समझना। यंग मतलब शादी की उम्र नहीं है। जैसे इंसानों में देखो 21 साल से पहले जो रहता है वो यंग होता है, 21 साल शादी की एज के बाद जो है क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। भैया एडल्ट हो चुका है, समझ रहे हो, सेम ऐसे ही। तो यंग मेल, यंग मेल को हमने क्या कहा, बुल काफ, बुल काफ कहा है। क्लियर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यंग फीमेल, यंग फीमेल, यंग फीमेल को हीफर काफ कहा है, हीफर काफ है, याद रखना है।
ये प्यूबर्टी से पहले, यानी कि प्यूबर्टी से पहले, या हम कह सकते हैं कि जो बच्चा देने की जो फर्स्ट कार्बिन एज से पहले जो रहता है वो फीमेल क्या होती है, वो हेफर होती है। हेफर क्या होती है, हेफर। प्यूबर्टी आने तक गाय को हीफर कहा जाता है। याद रखना है, प्यूबर्टी आने तक जो है गाय को हीफर कहा जाता है ना। जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती है तब तक जो है ना, प्यूबर्टी मैं बताऊंगा 24 से 30 माह में आती है, तो तब तक जो है हीफर कहा जाता है ना। चलिए, फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी आ जाएगी तब बाइटादा जो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप जो है लिखिए। इसके अलावा जो है और देख लेते हैं भाई, जैसे और शब्द हैं। और शब्द में बात करें तो बदियातरत नर, बदियातरत नर यानी कि नर को कास्ट्रेटेड कर दिया है, तो कास्ट्रेटेड मेल। अब देखो, कास्ट्रेटेड मेल को इसमें बुल्लॉट कहते हैं, इसके अलावा स्टीर भी कहते हैं, इसके अलावा एक और नाम देते हैं टीजर बुल। अब इनका तीनों का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य के आधार पर जो इनके तीन नाम हैं क्या क्या हैं वो मैं अभी आगे थोड़ी देर में बताता हूं। उससे पहले जो है एक दो लाइन और लिख लेते हैं। जैसे गाय का जो रमाना होता है, रमाना, या हम कह सकते हैं गाय की जो आवाज है उसे हम कहते हैं बेलोविंग, वेलोमिन। और गाय का पानी में तर करना, यानी कि पानी में तर रहना, इसको हम कहते हैं वेलोविंग, यानी कि नहाना, एक तरह से हम कह सकते हैं वेलोविंग। क्लियर है? तो याद रखना है, इसको लिखिए आप, लिखें भाई। समूह को हर्ड का है एडल्ट मेल बुल, एडल्ट फीमेल काव, एक्टोमेटिन सर्विन, बच्चा देने की क्रिया काबिन कहलाती है ना। ये सब पूछा जाता है भाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग फीमेल हीफर का पूछा गया है। हीफर का मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी से पहले की जो मादा रहती है ना, मादा गाय को जो है हीफर कहा जाता है। क्लियर है? रमाना, ये सब हो गया। चलिए, अब यहाँ पर जो है एक बदियातरत जो है नर, इसकी बात कर लेते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। बदियातरत नर, कास्ट्रेटेड जो है मेल। बदियातरत नर जो है यानी कि जिनमें हम क्या करते हैं, वेसेक्टोमाइज्ड है ना, या हम बदियातरत नर कह दो या वेसेक्टोमाइज्ड मेल है ना, ये हम कह दो है ना। वेसेक्टोमाइज्ड का मतलब होता है सूत्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो सूत्रवाहिनी होती है, सूत्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। हाँ, इससे नर जो है इससे शांत भी हो जाता है ना। सूत्रवाहिनी को काट दिया जाता है तो नर क्या, थोड़ा शांत भी हो जाता है। तो मैंने आपको जो है बदियातरत नर जो है मतलब यह है कि नपुंसक बना दिया, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं है ना। अब सबसे पहला जो है, पहला क्या है, बुल्लॉट। कि भाई बुलॉट किसे कहेंगे, तो याद रखना है बुलॉट का मतलब है जो है बोझा ढोने के उद्देश्य से। याद रखें, बदियातरण, यदि आपने बोझा ढोने के उद्देश्य से, यदि आपने है ना, यदि आपने जो है बदियातरण जो किया है वो बोझा ढोने के लिए है ना, कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्य करने या बोझा ढोने के उद्देश्य से यदि बदियातरण किया है तो हम क्या कहेंगे, बुलॉट कहेंगे। और यदि आपने जो है मांस के लिए, यदि आप चाहते हैं कि इसका हम आगे जाकर मांस उत्पादन आप लें, तो इसके लिए मांस उद्देश्य हेतु
मास उद्देश्य हेतु। तो याद रखना है, मास उद्देश्य हेतु जो है बधियाकरण यदि किया जाता है तो स्टीर कहते हैं। और टीजर बुल, टीजर बुल कब कहते हैं? टीजर बुल, टीजर बुल। भाई आप चाह रहे हो मास, मास का उत्पादन या मास की प्राप्ति आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने बधियाकरण किया है, तो हम कहेंगे स्टीर। टीजर बुल क्या कहेंगे? जैसे टीजर बुल बहुत बड़ा हर्ड है, समूह, समूह को हमने क्या कहा? हर्ड का। गायों के समूह को, झुंड को हमने क्या कहा? हर्ड का। उस हर्ड में अपने को नहीं पता होता है कि हीट पीरियड, मादा हीट में कब आने वाली है, हीट में आती है, तो वो कई बार नहीं पता चलता। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए मादा में गर्मी या हीट का पता लगाने के लिए टीजर बुल को छोड़ा जाता है। टीजर बुल मतलब बधियाकृत किया हुआ नर। और हमने उद्देश्य क्या है? मादा में जो झुंड होता है, झुंड में मादा जो रहती हैं, मादा में गर्मी का पता लगाने के लिए टीजर बुल जो है छोड़ा जाता है, बधियाकृत नर को छोड़ा जाता है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? टीजर बुल। तो टीजर बुल का उद्देश्य क्या है? मादा में हीट या गर्मी का पता लगाने हेतु। भाई जब हीट में आएगी, मादा हीट में आएगी, उसके बाद ही एक्टोमेटिन करानी है। जब मादा हीट में नहीं आई तो एक्टोमेटिन, मैथुन की क्रिया नहीं करानी है। हीट में आएगी तो मैथुन की क्रिया कराओगे तभी रिजल्ट निकलेगा, तभी जो है गर्भ धारण होगा। क्लियर है? तो याद रखना है इसको, बधियाकृत नर। लिखो इसको, क्लियर है? चलिए तो ये लिखें, है ना। हमने आज की क्लास में जो है देसी गाय और विदेशी गाय, बॉस इंडिकस, बॉस टॉरस, गुणसूत्रों की संख्या 60, यूरोपियन देशों में जेबू गाय का है। और यदि बात करें तो अमेरिका में जो है विश्व स्तर पर यदि बात करें, अमेरिका में भारतीय गायों को टी टप काउ कहा है, क्योंकि इनका दूध उत्पादन क्या होता है? कम होता है। फिर देसी और विदेशी गाय में जो है अंतर की बात की। फिर रजिस्टर्ड काउ ब्रीड की बात की तो 53 होती हैं, जिसमें से अभी हाल फिलहाल में जो है सांचोरी राजस्थान में रजिस्टर्ड है। वर्गीकरण के बारे में देखा। विदेशी नस्लों के बारे में जो है, विदेशी गाय की जो नस्ल हैं उनका उद्गम स्थान जो है, उत्पत्ति स्थान है, इसके बारे में देखा। संकर नस्लों के बारे में जो है हमने देखा, है ना, कौन कौन सी संकर नस्लें होती हैं। फिर सामान्य जानकारी एक हमने देखी, इसके बारे में जो है टर्मिनोलॉजी हमने देखी। फिर उसके बाद बधियाकरण ये देखा। आगे जो है कुछ और देखेंगे कि इसका गर्भकाल कितना होता है, प्यूबर्टी कितनी होती है, एस्ट्रस साइकिल कितना होता है, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सब देखेंगे। उसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रीड की, नस्लों की बात करेंगे, साहिवाल, इनके बारे में जितनी भी जो ब्रीड एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक, कल तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।